जहन में था वो ये था कि क्योंकि आप सब लोग इस इलाके से हैं जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आप साथियों के काम आ सके तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 से 8 साल हो गए मुझे साउथ कोरिया में, और वहाँ पे मैंने 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडीज़ की हैं, और सैमसंग और एलजी में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। 1-1.5 साल में वहाँ भी काम किया बीच में। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आज की जो सेशन है ना, ये सेशन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं इस सेशन को कोई इतना फॉर्मल बना दूँ कि आप जैसे सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, आप लोग शिरकत करते रहते हैं और बात खत्म हो जाती है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप जब यहाँ इस सेशन से उठ के जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। यानी आपकी जो नीड है आप उसको तकरीबन जो समझ लें कि आप उसको उसके करीब पहुँच गए हो। तो बिल्कुल ये इनफॉर्मल सा सेशन होगा, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा कि इतने सीरियस हो जाए कि लर्निंग का वो मौका ही खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की है। मैं अपने हर सेशन में अपने दोस्तों से आमतौर पर ये बात ज़रूर करता हूँ कि मेरे नज़दीक एक इंसान की सबसे बड़ी अहमियत इस बात से उसको वैल्यू में देता हूँ कि वो अपनी ज़ात से हटकर दूसरे के लिए कितना यूज़फुल है। अगर एक शख्स ने अपनी एक दुनिया बना दी है, अपने लिए वो यूज़फुल भी है, अपने फ़ायदे के यानी सारे वाक़े उसको मैसर हैं, लेकिन उसकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचता, तो उस बंदे की वैल्यू ना अल्लाह के नज़दीक उस तरह है और ना ही हमारी शरीयत उसको उस तरह वैल्यू देती। नाफ़ियत जो है ना कि एक इंसान के करीब जो शख्स आए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, वो उससे फ़ायदा लेकर जाए, ये हमारी शरीयत का मिजाज है। तो डॉक्टर साहब ने ये बात की थी, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी ज़ात को हमेशा इस तरह बनाए कि आप दूसरे लोगों के काम आ सकें। खैर, मेरा तारुफ साकिब मेरा नाम है, काजी साकिब इस्लाम, और यहाँ एक जगह है लंगरपुरा में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और एक आम चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं एक रूटीन से हट के मेरे लिए एक आम बात आपको बताने के लिए है कि मैं अपनी इंजीनियरिंग के बाद एक बाकायदा एक दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे चला गया जामिया रशीद कराची में, और वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन पढ़ा। उसके बाद मैंने अपना MSc और PhD किया। इसके अलावा जो मेरा MS है, जो वो एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया की, क्योंकुक नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेरा MS है, और मेरा MS डिस्प्ले इंजीनियरिंग के अंदर है। मैंने ज़्यादा काम LCD से किया और स्मार्ट विंडोज़ के ऊपर किया, और PhD मेरी जेju नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से, और वहाँ से मेरा ज़्यादा काम एनर्जी के ऊपर है। तो ये मुख्तसर तारुफ था। आज जो मैं आपसे 1 से 2 सेशन करने का इरादा है, अगर वक्त ने इजाज़त दी और आप लोग थके ना, एक तो थोड़ा सा आपको रिसर्च ट्रेंड्स के बारे में बताऊँगा कि क्या रिसर्च ट्रेंड्स आपके दिन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो उसका फ्यूचर क्या हो सकता है रिसर्च के अंदर, वो अपनी किन फील्ड्स को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपके काम की चीज़ है वो ये चीज़ है कि स्कॉलरशिप्स मतलब कैसे हासिल करना। अच्छा, स्कॉलरशिप्स की जब मैं कुछ दिन पहले स्लाइड बना रहा था तो वो एक ओवरऑल सी एक बात थी कि दुनिया में दाद स्कॉलरशिप है, मेरी क्यूरी है, या फलां है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये है कि ज़रा ये जो स्कॉलरशिप्स है ना, ये जो दाद स्कॉलरशिप है या मेरी क्यूरी, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इन्हीं स्कॉलरशिप के ऊपर होती है। तो जाहिर सी बात है एक स्कॉलरशिप पे ज़रा ज़्यादा वो कंपटीशन बन जाता है, और फिर MS लेवल पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, PhD लेवल पे वो कम हो जाता है, पोस्ट डॉक लेवल पे थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं चाह रहा था कि आपको इस तरह गाइड दिया जाए कि आज रात ही अगर आप एक प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आज से ही आप एक स्कॉलरशिप को अचीव करने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि मैंने करना क्या है। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरा भाई दोस्त मेरा साथ बैठा हुआ मुझे बता रहे थे कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए आप हेल्प करें, तो मुझे बताएं, तो मैं ऐसे आप गाइड करना चाह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करना मेरा वैसे यानी एक फर्ज के दर्जे में नहीं होगा, फर्ज कीजिए जो मैथ्स में हम कहते थे फर्ज कीजिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोस्तों का मेरा मिजाज इस तरह का दोस्तों की हेल्प करता हूँ। तो तकरीबन 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने डायरेक्टली साउथ कोरिया में हेल्प की, तो उनका एडमिशन हुआ है। तो इस एतबार से मैं आप हज़रात के साथ जो है डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक और बात, यानी आप लोग चूँकि मैंने बताया एक दोस्तों की तरह, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त जॉब के हवाले से, और आप अपने सीनियर से पूछ लें, बात लड़के ऐसे भी हैं जो 5-6 साल से जॉब सर्च कर रहे, नहीं मिल रही। फिर एक दिहाड़ीदार मजदूर या एक रेडी वाला भी इस दौर में 1 लाख रुपये कमा लेता है, तो एक बेचारे इंजीनियर को कहीं जाता है तो 10,000 रुपये ऑफर हो, और या फिर पहले शुरू में तो आने नहीं देते, कंपनी जो बड़े तरीके से बिहेव करती है। तो मैं आपसे एक बात करूँगा कि एक आप ना अगर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में देखें तो वाकई प्रॉब्लम्स हैं और मुश्किल काम है वाकई इस एनवायरनमेंट में जॉब करना। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें और आप रिसर्च की तरफ थोड़े से अगर आपका माइंड बंद रहा है, तो फिर यकीन कीजिए कि रिसर्च में ना दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च मैंने साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, 3 मुल्क में देखा, यूरोप से मैं वाकिफ नहीं।
सबसे ज्यादा जो लैब्स होती हैं, सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में भी पावर साइड पे काम बहुत कम हो रहा है। मतलब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 300 लैब है इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, पावर की मुश्किल से 1-2 लैब होती है। सारा काम इस दुनिया के अंदर वो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है। और यदि आप मजे की बात कहूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया वहां पर जो इलेक्ट्रिकल की लैब्स थी वो 300 लैब्स, अब मुझे नहीं पता ज्यादा हुई होंगी यकीन तौर पे। उन 300 लैब्स के अंदर मैं अगर आपको अंदाजन बताऊं तो 3000 वो लोग होंगे जो PhDs होंगे उस डिपार्टमेंट में, जो वहां बैठ के मुसलसल मुस्तकिल काम करेंगे, रिसर्च का काम होगा। और उसके मुकाबले मैकेनिकल लैब्स आप देखें तो वो मुश्किल से 5-6 हुई होंगी। आप जो है वो केमिकल भी देखें तो 1-2 लैब हुई होंगी। तो इसमें आप परेशान ना हो कि इलेक्ट्रिकल का स्कोप नहीं है। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, रिसर्च ही नहीं है, तो बेचारी इलेक्ट्रिकल कहाँ जाएगी? इंडस्ट्री नहीं है ना। सैमसंग, LG, ये सारी बड़ी इंडस्ट्री जिस एक कंट्री के अंदर होंगी तो वहाँ तो लैब्स होंगी, रिसर्च काम तो हो रहा होगा। अच्छा, मैं आपने रिसर्च की अहमियत इससे आपने बात होगा। आपको मालूम है कि आपके पास LG मोबाइल है ना, इस साल से उन्होंने यानी ये एलामिया जारी किया है कि हम आगे सालों में LG के मोबाइल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रोडक्शन ही होगी, इसलिए कि वो सैमसंग से कम्पीट नहीं कर सके रिसर्च में। और आपको पता है कि एक मोबाइल अगर आपके पास सैमसंग S22 आ रहा है, और ये सारी बात इलेक्ट्रिकल की मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो अब दूसरी तरफ LG मोबाइल आपने निकाल दिए, लेकिन उसके अंदर वो एप्लीकेशन या वो उसके अंदर वो चीजें नहीं है जो सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग सैमसंग को प्रेफर करेंगे, LG को तो नहीं लेंगे ना। इस एतबार से रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी इंडस्ट्री को डायरेक्टली आगे लेके जाने की मांग होती है। तो इन मामले के अंदर इसलिए वो लोग रिसर्च को इतना फोकस करते हुए बताया कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिसर्च की तरफ आए तो आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है, अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है, आप बहुत सी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो बहरहाल आज की जो नशिस्त है उसका जो मैं डायरेक्टली तरफ आता हूँ। बहरहाल आप लोग अगर यानी BS के सालों में 4th सेमेस्टर में या 6th में या 8th में या ग्रेजुएट होने वाले, तो आप लोग जो है जाहिर सी बात MS के लिए जाएंगे। साउथ कोरिया 2 ऑप्शन देता है। ये मैं साउथ कोरिया का नाम लेता हूँ मैं, या साउथ कोरिया से मुराद जो है ना आपका साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर, हांगकांग, ये सारे ममालिक जो है यहाँ पर एडमिशन स्कॉलरशिप हासिल करने का एक तरीका है। तो आप इससे ही मुराद है कि आप इन वालों को टारगेट करेंगे तो इनमें आप इस वे को फॉलो करेंगे। तो अगर आप लोग जो है वो BS के आखिरी साल में है या अभी आपके दिन शुरू से है कि हम स्कॉलरशिप हासिल करना है, तो इस आज की नशिस्त से आप लोग फायदा हो सकता है। बहरहाल आप लोग जब MS के लिए अप्लाई करेंगे या फिर MS लीडिंग टू PhD के अप्लाई, साउथ कोरिया का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, इस तरह के 3-4-5 वाले मैं नाम भी आपके सामने। तो साउथ कोरिया में ना एक बात और भी है, यहाँ पाकिस्तान में MS को खींचते हैं और बाद का 4-4 साल तक खींच देते हैं। साउथ कोरिया में ट्रेंड है उनका, वो MS को हर सूरत के अंदर 2 साल में फिनिश करते हैं, 1.5 साल में भी डिग्री देते हैं और 2.5 साल में भी लेके जाते हैं। डायरेक्टली चाह रहा हूँ कि आप इस चीज पर लेकर आ जाऊं कि आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है कि साउथ कोरिया में तकरीबन कोई 100 से ज्यादा वो यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज में आप जाके डायरेक्टली यानी वहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर नाम बताता हूँ। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे यानी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उसका नाम है क्यांगफुक नेशनल यूनिवर्सिटी। मैंने मास्टर वहां से किया है और वहाँ तकरीबन इस वक्त 150 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ मास्टर्स और PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टर कर रहे हैं या प्रोफेसर है वहाँ। इस तरीके से क्योंगी यूनिवर्सिटी है, जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है ना, वहां पर यानी जो कुछ यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी में बोलते हैं और वो तकरीबन 12-13 है इस वक्त। और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका काइस्ट है, आपने नाम सुना होगा, दुनिया का बड़ा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट समझ जाता है, दुनिया में 14 या 15 नंबर पे उसका रैंकिंग में आता है काइस्ट। वहां भी पाकिस्तानी तकरीबन कोई 70-80 पाकिस्तानी लड़के हैं जो वहां पे MS और PhD कर। अच्छा, ये पाकिस्तानी लड़के जो मैं कह रहा हूँ ना, वहां पे एजुकेटेड लोग भी आप इसके अंदर माइंड में आपके आते होंगे, लेकिन वहां ना साउथ कोरिया के अंदर मैंने देखा है कि बहुत कम लड़के हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इसलिए कि वहाँ मेच्योरिटी या इस तरह गाइडेंस कभी किसी ने दी नहीं होती, तो वो इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते, पता नहीं होता और इसलिए वो वहाँ जा नहीं सकते। वरना मैं आपको अंदाज मैंने बताया कि मैं अपने मदरसे से जब गया था तो मैं साउथ कोरिया में अप्लाई किया। मुझे एक दोस्त ने स्वाभी मेरे दोस्त ने उन्होंने बताया कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें, ईमेल्स करें और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स आएगा तो फिर उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने बिल्कुल वही काम किया जो उन्होंने बताया, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया मास्टर्स के लिए और आज भी तरह लड़के जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि साउथ कोरिया के अंदर अगरचे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंडियंस बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, बांग्लादेशी बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, मतलब बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात इंसान के बस में तो नहीं है, ये तो आगे उसके मर्जी है उसको रिप्लाई करते हैं, लेकिन उसकी मर्जी भी अल्लाह के इख्तियार में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना दुआओं का यहाँ पे अमल दखल भी है।
तो खैर देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, ये देखिए मैंने लिखा knu.ac क्या इस तरह जहाँ pk.kr होता है ना, तो वहां पर ac.kr। तो साउथ कोरिया के अंदर आप जब वहां पर ना हर चीज उनकी अपनी लैंग्वेज की होता है, ये बड़ा एक हर्डल हो सकता है आपको, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होगा। उन्होंने इंग्लिश वर्जन दिया होता है, लेकिन आमतौर पे वहां पर उन्होंने जो अपना एक सिस्टम बनाया वो सारा कोरियन जबान के अंदर है। तो इनिशियली थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, इंग्लिश का वो दिया होता है। मैं सारे कोरियन उसको खोल लेता हूँ, जेजू नेशनल। अच्छा यहाँ देखिए, मैं एक वेबसाइट खोल कर इसलिए करवा रहा हूँ कि आप इससे मिलती जुलती और भी वेबसाइट देखेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न सबके एक जैसा होता है। यहाँ पे आप आए तो इन्होंने लैंग्वेज लिखा हुआ कोरियन, तो यहाँ पर आप चाइनीज और इंग्लिश, तो आपने यहाँ इंग्लिश कर दिया। कोरियन जो है ना वो लैंग्वेज के अतबार से थोड़ा सा चाइनीज के करीब है, और इसलिए थोड़ा सा वो लोग चाइना को भी बड़ा करते हैं, आइडियलाइज तो नहीं करते, थोड़ा सा उनका मसला चल रहा है। लेकिन ये अच्छा, ये देखिए मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी वेबसाइट खोली ना, तो देखिए यहाँ पर कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स हैं और ग्रेजुएट स्कूल। आप कॉलेज एंड डिपार्टमेंट पे आमतौर पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपके ना सारे आ गए। तो यहाँ पर आपने इंजीनियरिंग, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, और उसके बाद आपने ना यहाँ पे जब इंजीनियरिंग में आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी ऑप्शन है आपके पास, टेलीकम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रिकल भी है। तो मैं मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में चला गया और यहाँ जाके मैं फैकल्टी पे आ गया। फैकल्टी में आने के बाद यहाँ पे ना आपके पास एक प्रोफेसर की लिस्ट आई। ये जो भी प्रोफेसर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड जरा बहुत खुली सी फील्ड है, बहुत ज्यादा उस पर काम हो रहा है। तो अब इन्होंने कोई स्टूडेंट लेना होता है, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, यार भी मैं स्टूडेंट को लेना चाह रहा हूँ। अगर आपके बारे में उसने दूसरे ने भी बता दिया कि भाई मेरे पास ईमेल आई है, तो कैसे नासीस आदमी है, इसका तो काम ही यही है कि वैसे उठा के ईमेल करता जा रहा है। तो एक डिपार्टमेंट में, बल्कि मैं ये कहूँ एक यूनिवर्सिटी में, कभी भी आपने एक टाइम पे 2, 3, 4 ईमेल्स नहीं करनी। ये मेरा आपको एक्सपीरियंस की बात है बता रहा हूँ। बल्कि आपने एक ईमेल करनी है, और एक ईमेल करने के बाद जो आपके रेलिवेंट लोग हैं, आप जितने एक यूनिवर्सिटी से 15, 20, 50 लोग अपने इकट्ठे किए, और फिर क्या करना है कि एक हफ्ता 10 दिन वेट करना है, उसका रिस्पांस क्या आता है, आता है या नहीं आता। जब रिस्पांस नहीं आएगा फिर आपने उसके बाद दूसरी ईमेल करनी है, फिर तीसरी ईमेल करनी है, एक सीक्वेंस से आप ईमेल करते जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जब ईमेल करें तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने ईमेल किस तरह लिखनी है। तो यहाँ पर आपने प्रोफेसर का नाम आमतौर में लिखा करें, क्योंकि मैं जब यहाँ पे इम्तियाज बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि भाई कैसे हैं, साथ में कह दो इम्तियाज भाई कैसे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपनाइयत फील होगी ना, ऐसा है या नहीं? तो कोशिश कीजिए कि आपसे एक और भी बात होती है, अगर आप सिर्फ प्रोफेसर लिखेंगे तो ये सोच सकता है कि इसने सब प्रोफेसर को एक बार में ईमेल किया, इसलिए इसने प्रोफेसर लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो जब भी ईमेल कीजिए तो आप यहाँ लिखा करें रिस्पेक्टेड प्रोफेसर मिंजू चोए या फलां जो भी है आपके दिन में आता है, तो उसको लिखें। और दूसरा, आप उस ईमेल के ऊपर ना उसका जो ईमेल की जो टाइटल होता है, क्या बोलते हैं टाइटल, ऊपर जो हेडिंग जो आप देते हैं ना, तो चूंकि ईमेल इसके बाद बहुत सारी ईमेल आ रही होती है ना, 50-60 ईमेल होती है, हाँ जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट लाजमी लिखा करें, क्योंकि उसके वहाँ जो प्रोफेसर बहुत बिजी है, यहाँ पाकिस्तान में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है ना, यहाँ पर तो ईमेल, वहाँ सारा काम ईमेल पे हो रहा होता है। उसको 10 जर्नल के रिस्पांस आ रहे होते हैं, 10 में से इन्विटेशन आ रही होती है, वो जस्ट सुबह आके 9 बजे क्या करते हैं, उन ईमेल के ऊपर से देखता है कि भाई ये ईमेल किस से रिलेटेड है। तो इसलिए उसके ऊपर आपने लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट, फॉर मास्टर स्टूडेंट, ताकि वो अगर कोई काम भी किया और लेना चाह रहा है, ताकि वो आपकी ईमेल को फिर उस हिसाब से खोलेगा। तो ये आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है। और आखिरी जो मतलब इस हवाले से बात जो मैं ईमेल के हवाले से करूंगा आपसे बात, वो ये है कि कभी भी आप जनरल ईमेल प्रोफेसर को ना भेजें, आपको वक्त ज़ाया हो जाएगा।
एक ईमेल आपने बनाई हुई है, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, माय नेम इज दिस, और मैं आपकी लैब अप्लाई करना चाहता हूँ और मुझे आपकी लैब अच्छी लगी है और योर सिंसियरली फलां, और नीचे आपने जनरल से सीवी भेजी, तो फायदा नहीं होगा कोई, क्योंकि वो प्रोफेसर डायरेक्टली अपने रिसर्च इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं। उनको कोई गरज नहीं है कि जनरल बंदा उनके पास आके क्या करेगा। तकरीबन 20-30%, मैं वैसे आपको गैस लगा के कह रहा हूँ, हो सकता है 50% भी हो। साउथ कोरिया के अंदर रेशो ये है कि 50% या 40% या 30% लोग वापस आ जाते हैं वहां जाके, इसलिए कि उस सिस्टम में चल ही नहीं सकते। तो जब अप्लाई करेंगे तो प्रोफेसर कैसे बताएंगे कि हमने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, या वो आपकी उस प्रोफाइल की बुनियाद पे कैसे आपको अपने काम के लिए एक्सेप्ट करेगा। मैंने आपको बताया कि जो मास्टर्स के लिए जो आप प्रोफेसर एक्सेप्ट करेगा ना, तो क्योंकि पाकिस्तान में फाइनली प्रोजेक्ट्स आमतौर पे रजिस्ट्रेशन, पावर, सोलर सेल, जो बेसिक चीजों के होते हैं ना, और अंडर ग्रेड में खास तौर से, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उनको उस प्रोजेक्ट की बुनियाद पे बता सकें कि हम आपके बड़े काम के बंदे हैं। बल्कि आपने मास्टर लेवल जो अप्लाई करना है, तो ये है कि आप उसको इस बुनियाद पे बताएंगे कि उसके रिसर्च पब्लिकेशन पढ़ेंगे और बताएंगे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मसलन आजकल मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं, OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड है, क्योंकि LCD का दौर खत्म हो गया, OLED पे सारा काम आ गया है। आप बताएंगे कि मेरा इसमें बड़ा इंटरेस्ट है और मैं आपकी ये पेपर पढ़ने के बाद नतीजे पहुंचा हूँ कि अगर मुझे काम का मौका मिले तो इसमें अच्छा मैं काम कर सकता हूँ। ये मास्टर की बात बता रहा हूँ। लेकिन PhD के लिए आप अप्लाई करेंगे तो PhD में अप्लाई करने के लिए आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल होती है, पब्लिकेशन होनी चाहिए जो उसके काम से मैच कर रही है, उसके काम में करीब हो किसी हद तक। खुलासा मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप उस प्रोफेसर के माइंड से सोचें तो बात यह है कि उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, फंडिंग है उसके पास बहुत बड़ी, वो अपने काम के बंदे ढूंढ रहा है कि जो बंदे आके उसके काम को प्रोसीड कर सके। वो जिस तरह की प्रोफाइल आप लेकर उसके पास जाएं, उसको आपने कन्विंस करना है कि मैं आपकी प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता हूँ, क्योंकि उसने आपको पे करना है वहाँ प्रोजेक्ट से, उसने वहाँ इक्विपमेंट लेने हैं उस प्रोजेक्ट से, और इस तरीके से मतलब ये सारा प्रोसेस वहाँ चलता है। मैं ईमेल आपको वैसे बताता हूँ, ये ईमेल में इसलिए कॉपी की कि ये ईमेल मुझे अच्छी लगी और ये मैं जस्ट आपको एक डमी ईमेल बता रहा हूँ। आप जब बैठेंगे तो आपने अपने हिसाब से अपनी ईमेल तैयार करनी है। आपने अप्लाई करना है ना, तो अप्लाई करते हुए एक तो मैंने कहा कि कभी भी आप रैंडम ईमेल मत भेजिएगा, इसलिए कि अगर उसके सिस्टम में जाना है तो आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर के अंदर। ये मैंने डेडलाइन इसलिए लिखा कि आपने जब आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे ना, उससे तकरीबन 2 महीने पहले आपने ईमेल करना स्टार्ट करनी है। ऐसा टाइम ना हो जब ऑलरेडी सिस्टम चल रहा हो, आपकी ईमेल जाएगी, अच्छी भी हो तो आप कंसीडर नहीं करेगा। मैं आपको अगर आप लिख लें अपने पास कि ईमेल जो आप करेंगे ना, वो तकरीबन आप स्टार्ट करेंगे, यानी अगर आप आजकल की मैं बात कर रहा हूँ आपको, आजकल कौन सा महीना चल रहा है, जून का, हाँ आजकल एग्जैक्ट टाइम आप ईमेल करें, 2 महीने पहले से ईमेल करना स्टार्ट करें। जून से लेकर मई, जून, जुलाई, बल्कि अगस्त, ये 4 महीने आप ईमेल्स को करते रहे। ये यहाँ से पहले नहीं ईमेल कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट सेशन स्टार्ट ऑलरेडी स्टूडेंट लिए होते हैं, तो जाहिर सी बात है नया स्टूडेंट नहीं लेंगे। तो डेडलाइन देख लीजिएगा। उधर से आप जब मार्च वाले सेशन में जाएं तो फिर आप ईमेल स्टार्ट करें। किस वक्त स्टार्ट करेंगे, तकरीबन आप जो है वो सितंबर से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर, बल्कि अक्टूबर से स्टार्ट, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह स्टार्ट, सितंबर को भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने ये लिखी है कि आपने ईमेल के टाइम का ख्याल करना है। मतलब मैंने बताया कि प्रोफेसर के पास वहाँ रोजाना 100-150 ईमेल्स आती हैं। अब क्या होता है कि वो सुबह जब 9 बजे आते हैं, अच्छा वो एग्जैक्ट 9 बजे आते हैं, कोरियन का मैं आपको मिला देता हूँ कि वो आप ये माइंड में रखें कि वो एग्जैक्ट 9 बजे आते हैं, तो उनका 4 घंटे का फर्क है। मैं कोरिया का नाम बार बार बता रहा हूँ, कोरिया से मुराद सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ये सारा एक कल्चर है ना। तो आपने इस तरह ईमेल करनी है कि उनके टाइम के मुताबिक 5 मिनट कम 9 पे कर दें या 9 पे कर दें, ताकि जब ये आगे वो खोले ना अपने ईमेल तो टॉप पे आपकी ईमेल आ रही हो, वरना वो ईमेल नीचे चली गई तो ऐसी बात में इतना टाइम नहीं है, बार बार सब ईमेल खोल के चेक करता है। नेम ऑफ प्रोफेसर विद वर्ड रिस्पेक्टेड, 4 तरह के, बल्कि 3 तरह के। HEC अब नहीं मिलती, मेरा ख्याल है कि 2-1 साल हो गए, बल्कि जो पिछली हुकूमत आई है उसमें उन्होंने फंड नहीं दिए, तो HEC ने अब काम खत्म कर दिया। लेकिन पहले दौरों में जब मैं साउथ कोरिया मिशन में गया था, वहाँ पर HEC के स्कॉलर बहुत ज़्यादा थे। जैसे आपके 2 जो प्रोफेसर थे वो जो है वो HEC स्कॉलरशिप पे गए। KGSP जो स्कॉलरशिप है ना, इसको आप लाजमी टच करें, ये बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है।
ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है और ये दो तरीके से वहां लड़के जाते हैं। एक एम्बेसी के जरिए जाते हैं कि आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, कोरियन एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, और दूसरा डायरेक्टली प्रोफेसर को अप्लाई करेंगे। तो ये स्कॉलरशिप्स हर साल पाकिस्तान से तकरीबन 40-50 लड़के हो जाते हैं और ये मिल जाता है थोड़ी स्ट्रगल के बाद। तो ये अच्छा स्कॉलरशिप इसलिए है कि इसमें आप प्रोफेसर पे डिपेंडेंट नहीं होते, गवर्नमेंट आपको पे कर रही होती है। एक साल आप कोरियन सीखनी है, अच्छी बात है, आप उस कंट्री के में टाइम आपको गुजरता है तो आप कोरियन भी सीख लेंगे। और दूसरी बात यह कि आपको फंड अच्छा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जरा आप देखें अपने पास, थोड़ा सर्च करने के लिए इसकी स्कॉलरशिप जो है वो अच्छा, ये जो आप बता रहा हूँ ना मुश्किल नहीं है ये स्कॉलरशिप। ऑलरेडी हमारे कई दोस्त गए जिनको हमने बताया कि उन्होंने अप्लाई किया, उनका हो गया। तो एक ये भी है, इसको थोड़ा सर्च करिए इंटरनेट पे कि KGSP कब आएगा और उसके एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। और बाद यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं यही कहूंगा कि इस चक्कर में यूनिवर्सिटी वाले चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उसमें चांसेस बहुत कम है। आप जो काम करें वो डायरेक्टली प्रोफेसर वाला काम करें और बैठ जाए 2-3 महीने, ईमेल्स करें, वेट करें, और जैसे ही आपको रिस्पॉन्ड आता है आप प्रोफेसर से कहें। अच्छा, MS के लिए आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हम तो कौन सा जो है उतना हमारा बेस्ट स्ट्रॉन्ग होती है कि भाई हम कह लिए नहीं, इसी फील्ड में हमने काम करना है। जिस फील्ड में आपको चांस मिल जाए, बायोमेडिकल में मिल जाए आपको, जो है वो सेंसर्स वाली फील्ड में मिल जाए आपको, एनर्जी वाली फील्ड, जिस फील्ड में मिल जाए आप घुस जाए फील्ड। क्योंकि बेस तो ऐसे नहीं है ना कि हमने एक सब्जेक्ट इतना पढ़ लिया कि हम नहीं से बाहर हम नहीं जा। तो जहां से रिस्पॉन्स आए आपको, आप उसको प्रोफेसर को फुली कहें कि यस प्रोफेसर आई विल, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। ताकि जाहिर सी बात है वहां जाएंगे 2 साल आपने MS करना है, 4-5 साल PhD करनी है, तो जाहिर सी बात है फिर आप इतना टाइम जब वहां लगाएंगे तो आप उस फील्ड में लागू होकर काम। वहां की मैंने बताया कि वहाँ 12 गवर्नमेंट जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है, 5-6 वहाँ इंस्टीट्यूट है जो बड़े, फुलसन यूनिस्ट है इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, काइस्ट है, ये बड़े इंस्टीट्यूट है। सिविल नेशनल यूनिवर्सिटी आप नाम सुना होगा आपने। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जैसा कि यहाँ पर कोरिया यूनिवर्सिटी है, ये दुनिया की 80-81 नंबर पे आती है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन थोड़ा टफ है यहाँ पे, मतलब एनवायरमेंट बहुत टफ है यहाँ पे। और चंगांग यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, UST है। और देखिए यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें कोई होंगे 5-6 हज़ार लैब्स, 5-6 हज़ार लैब होंगे, इनका रिसर्च कितना फंड लगाते हैं। और एक लैब में अंदर ना, मतलब जो लड़के काम कर रहे होते हैं वहां पर एक लैब के अंदर 50-60 डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं किस लेवल पे वो रिसर्च कर रहे हैं। पोस्टिक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, किस्ट है, काइस्ट है, दारूल यूनिवर्सिटी है, और ये लिस्ट है सारी ना, आपको देख लें नेट पे। यहाँ ये सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ज्यादा लड़के हैं, यहाँ पे ये। अच्छा, ये मैं एक वर्ड है वो मुझे किसी ने बताया, इजी टू गेट बट हार्ड टू मेंटेन। ये बात थोड़ी सी ठीक ही है कि फैसले थोड़े से वहाँ पर टफ हैं, लेकिन आप उस भट्टी से जब गुजरते हैं ना, मतलब कोरियंस की जो PhDs हैं उनकी जॉब रेशो 100% अभी तक, और चाइना की थोड़ी सी कम है, यानी चाइना की मैंने सुना है 60% या 50% है। यानी मैं और सिंगापुर की भी इसी तरह, सिंगापुर यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी है, बड़ा टफ टाइम देते हैं।